everyone, myself Priyanka from J Sir Tutors. So जैसा कि हमने क्लास 9th का लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये लेसन स्टार्ट किया था. आज हम इस लेक्चर के पार्ट 3 में प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसी होती है वो डिस्कस करेंगे. लेक्चर के पार्ट 1 में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पूल एंड लेक्चर के पार्ट 2 में हमने प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती है ये सभी टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है, विथ एनिमेशन किया हुआ है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है then please go and watch that video, and if you like the video please share as much as possible. So let's start with coordination. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि coordination वर्ड का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल हम सभी के स्कूल में कोई ना कोई एक ग्रुप डांस कंपटीशन तो परफॉर्म होता ही है. तो जो भी उस डांस कंपटीशन का विनर होता है, उस डांस ग्रुप के हर एक मेंबर ने जितनी भी डांस स्टेप्स रहती है वो एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म की हुई रहती है, तभी वो विनर होते हैं ना. तो वैसा ही सेम फंक्शन हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है. हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जितनी भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही है उन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. The systematic regulation of different processes can be called control, and bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination. मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी different processes हो रही है, अगर हमारी बॉडी उन प्रोसेसेस को सिस्टमैटिकली रेगुलेट कर रही है देन उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोल. एंड ये जितनी भी डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही है अगर वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रही है देन हम उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन. प्रॉपर सीक्वेंस में मतलब कि एक के बाद एक अगर वो जितनी भी प्रोसेसेस है वो परफॉर्म हो रही है देन हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है. The proper coordination between various systems of an organism helps to maintain a state of equilibrium called homeostasis, which is necessary for the optimal efficiency of the body. मतलब हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारी बॉडी उन डिफरेंट सिस्टम के जो फंक्शंस है वो अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रही है देन जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो मेंटेन रह रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, होम्योस्टैसिस. एंड ये जो होम्योस्टैसिस की कंडीशन होती है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो चलिए देखते हैं कि होम्योस्टैसिस क्या होता है. तो होम्योस्टैसिस को हमने क्या किया, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है, होम्यो प्लस स्टैसिस. तो होम्यो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, एंड स्टैसिस का मतलब क्या होता है, स्टेट. तो एक कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करके रखने की जो प्रोसेस रहती है उसे हम क्या कहेंगे, होम्योस्टैसिस. फॉर एग्जाम्पल ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट दिख रहा है ये अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कांस्टेंट है देन होम्योस्टैसिस की कंडीशन अराइज होती है. जैसे कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड वो कांस्टेंट रहता है. तो अगर हमारे सराउंडिंग में भी उतना ही टेम्परेचर प्रेजेंट है या फिर उसके आसपास में कुछ जैसे 36 या फिर 38 प्रेजेंट है देन होम्योस्टैसिस की कंडीशन अराइज हो जाती है. सो होम्योस्टैसिस का डेफिनेशन अगर हमें देना रहेगा तो कैसे देंगे हम, व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब कि जब हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कांस्टेंट है देन होम्योस्टैसिस की स्टेट जो है वो अराइज हो जाती है. मतलब कि एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है वो मेंटेन रह रही है. देन उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे अभी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसी होती है. इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती है, बट प्लांट्स में क्या था, देखा था हमने कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है जो कि एक्सक्रीशन की फंक्शन परफॉर्म करेगा. सो सेम गोज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो.
प्लांट्स में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जैसे कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन हाउ डू प्लांट्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट? देन उसके बाद में प्लांट्स जो है वो फिर मूवमेंट्स कैसे शो करते हैं? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेस गिवन टू स्टिमुलाई। मतलब कि प्लांट्स के सराउंडिंग में जितने भी डिफरेंट चीजें परफॉर्म होती रहती है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स जो है वो उनकी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि अगर तेज हवा चलने लगती है तो प्लांट्स जो है मतलब कि प्लांट्स की लीव्स वगैरह जो है जो डायरेक्शन में हवा चल रही है वही डायरेक्शन में वो भी मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्लांट लिया है, ये प्लांट के रूट्स जो है वो ग्रो कर रहा है। अब ये जो रूट है वो सबसे पहले डाउन टूवर्ड्स द ग्रेविटी, डाउन द अर्थ मतलब कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले ग्रेविट्रोपिज्म कहेंगे। एंड देन उसके बाद में सॉइल में अगर यहाँ पर कोई एक स्टोन वगैरह प्रेजेंट है तो जो रूट्स है वो उनकी ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। देन उसे हम क्या कहेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो रूट्स है अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में उनका ग्रोथ शो कर रहे हैं देन उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। Movement or growth of any part of the plant in response to an external stimulus is called tropism or tropic movement। मतलब कि प्लांट जो है, प्लांट का अगर कोई भी पार्ट मूवमेंट या फिर ग्रोथ शो कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब कि जो डायरेक्शन में सनलाइट है वही डायरेक्शन में अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है, या फिर ग्रेविटी की डायरेक्शन में अगर मतलब कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी अगर जो प्लांट का पार्ट है उसकी ग्रोथ हो रही है, या फिर टूवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स की ग्रोथ हो रही है, तो वैसी मूवमेंट को या फिर ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अभी हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसी कैसी मूवमेंट्स होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट एंड एक नेस्टिक मूवमेंट। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के भी फर्दर और 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो मीन्स लाइट। लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई भी प्लांट का पार्ट अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का मतलब कि ग्रोथ अगर कोई भी प्लांट का पार्ट जो है वो अगर ग्रोथ शो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पॉटेड प्लांट लिया है और यहाँ पर हम लोग ने एक लाइट सोर्स भी लगा दिया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेम्स है वो टूवर्ड्स द लाइट बेंड हो रहे हैं। टूवर्ड्स द लाइट मतलब कि स्टेम्स का ग्रोथ हो रहा है, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देन सेकेंड टाइप कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट। ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है? इफ रूट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटेशन, मतलब कि जो रूट्स है हमारे पास में वो अगर टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं देन उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट या फिर ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म को ही हम लोग जियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। मतलब कि जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म दोनों एक ही चीज होता है। रूट्स जो है वो टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज दिख रही है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड ये एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो अगर हम लोग रूट्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो रूट्स जो है वो टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अगर हम लोग स्टेम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो स्टेम्स जो है वो अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी ग्रो कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। एंड देन हमारे पास में थर्ड टाइप कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट।
इट इज द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो अगर जो प्लांट का पार्ट है वो मूवमेंट शो कर रहा है वाटर के रिस्पॉन्स में, देन उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया है? एक पॉटेड प्लांट लिया है, यहाँ पर वाटर सोर्स लगाया है, तो ये जो प्लांट के रूट्स है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो रूट्स जो है वो भी उनका ग्रोथ शो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। एंड देन फोर्थ टाइप कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमो का मतलब स्पेसिफिक केमिकल्स के प्रेजेंस में जो भी प्लांट के पार्ट्स है वो अगर मूवमेंट शो कर रहे हैं उनका, या फिर ग्रोथ शो कर रहे हैं, देन उसे हम क्या कहेंगे? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल, मतलब कि जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो ओव्यूल की तरफ कोई ना कोई केमिकल्स के कारण होती है, स्पेसिफिक केमिकल्स के कारण। तो वैसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, अभी हमने ये जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट देखी है ये सभी की सभी ग्रोथ से रिलेटेड है। मतलब कि फोटोट्रॉपिक में भी देखा था कि जो स्टेम्स है वो टूवर्ड्स द लाइट सोर्स ग्रो कर रहे हैं। ग्रेविट्रॉपिक में देखा था कि जो रूट्स है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में देखा था कि जो रूट्स होते हैं वो टूवर्ड्स द वाटर सोर्स ग्रो हो रहे हैं। एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में देखा था कि जो पॉलन ट्यूब है वो टूवर्ड्स द ओव्यूल ग्रो कर रहा है। तो इन सभी ट्रॉपिक मूवमेंट में कोई ना कोई प्लांट के पार्ट की ग्रोथ तो हो ही रही है, तो इसलिए इन सभी मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट। मतलब जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है वो सभी की सभी कैसी होती है? ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स होती है। देन इसके बाद में हम लोग किसके बारे में भी डिस्कस करेंगे? थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। इसका भी सिर्फ टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है हमें, तो हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट होता क्या है। इट इज द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू टच। मतलब कि देखो जितने भी हमारे घर में क्लाइंबर्स वाले प्लांट रहते हैं तो हम क्या कर देते हैं कि वो प्लांट के पास में कोई ना कोई एक सपोर्ट लगा देते हैं। मतलब वो जो क्लाइंबर्स वाले प्लांट है, एक तो अगर वो उन्हें हम वॉल के पास में रखेंगे तो वो वॉल के सपोर्ट के थ्रू ग्रो हो जाते हैं, या फिर हम लोग कोई भी एक ऐसी डंडी या फिर लकड़ी वगैरह लेके वो प्लांट के पॉट में लगा देते हैं ताकि वो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होंगी वो डंडी के सपोर्ट के थ्रू। तो देखो जितने भी लीफ टेंड्रिल्स और स्टेम टेंड्रिल्स है वो उनका ग्रोथ शो करते हैं। मतलब कि ये जैसे कोई भी डंडी वगैरह लगाए तो जैसे ही ये लीफ टेंड्रिल या फिर स्टेम टेंड्रिल जो है ये डंडी को टच होने लगेंगे तो ये डंडी के सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे फिर अपनी ग्रोथ शो करने लगते हैं। तो ये थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट में भी ये अपनी जो लीफ टेंड्रिल है, स्टेम टेंड्रिल है, ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो मतलब कि ये ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट हो गई एंड टच के कारण ये ग्रोथ शो कर रहे हैं इनकी, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। देन डू यू नो वाला जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। सेम ये थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट की बात कर रहा है। मतलब हमारे घरों में जितने भी क्लाइंबर्स वगैरह वाले प्लांट्स होते हैं उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू टच। टच से सेंसिटिव है, मतलब कि इसलिए वो फिर क्या कर रहे हैं? थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द अपिकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, वो एक प्रमोटिंग एंड एक इनहिबिटिंग। जितने भी प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना वो प्लांट को की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब कि प्लांट में अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसे प्रमोट करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हो रही है तो वो हार्मोन, जैसे कोई भी एक प्लांट का पार्ट है अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो जो प्लांट हार्मोन्स रहेंगे प्रमोटिंग वाले वो उस ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब कि और ऐसे नहीं बोलते क्या,
और ग्रोथ प्रमोट होने के लिए सपोर्ट करते हैं, मतलब ग्रोथ होने में प्लांट की हेल्प करते हैं। एंड देन अगर हम लोग इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन की बात करेंगे, तो अगर प्लांट में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमारे पास में इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन्स में क्या आएंगे हमारे पास में? ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन्स में क्या आएगा हमारे पास में? एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन produced in the apical part of the shoot helps in enlargement of cell। एक ऑक्सिन नाम का प्लांट हार्मोन है जो कि कैसा है? प्रमोटिंग है। ठीक है, प्रमोटिंग है मतलब कि ये कोई ना कोई प्लांट में जैसे ग्रोथ हो रही होंगी तो उसे प्रमोट कर रहा होगा, मतलब कि ग्रोथ करने में, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होगा। तो ऑक्सिन फिर कहाँ पर प्रेजेंट है? अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट। अपाइकल पार्ट मतलब कि ग्रोइंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल टिप ऑफ द स्टेम। टिप ऑफ द स्टेम मतलब कि स्टेम का जो टिप है वो धीरे धीरे ग्रोथ शो करता है। तो इसलिए जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट। अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट, जो कि एनलार्जमेंट ऑफ सेल, मतलब कि जैसे धीरे धीरे सेल्स ग्रो करेंगे वैसे ही फिर स्टेम भी जो है वो ग्रो करने लग जाएंगी। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? हार्मोन्स लाइक गिबरेलिन्स हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन एंड साइटोकाइनिन हेल्प्स इन सेल डिविजन। तो जो गिबरेलिन हमारा प्लांट हार्मोन है वो प्रमोटिंग है, तो इसलिए वो किस में हेल्प करेगा? स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करेगा। एंड साइटोकाइनिन जो हमारा प्लांट हार्मोन है ये भी प्रमोटिंग है, तो ये किस में हेल्प करेगा? सेल डिविजन में हेल्प करेगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये एक सेल है तो ये फर्दर किस में डिवाइड हुआ? दो सेल में हुआ। ये एक सेल एंड ये एक दूसरा सेल। तो एक से कितने सेल बने? दो। अब दूसरे का भी ये जो पहला वाला सेल है ये फर्दर और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये एक सेल आ गया और ये एक सेल आ गया, और इसका जो दूसरा सेल है वो फर्दर और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, मतलब कि एक से सेल डिवीजन की प्रोसेस में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनेंगे, फिर दो सेल से चार सेल बनते हैं एंड देन फिर चार सेल से 8 सेल्स बनते हैं। The hormone abscisic acid is effective in prevention and retardation of growth, leaf wilting, etc. तो एब्सिसिक एसिड हम लोग ने कहाँ पर पढ़ा था? इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या है? ये एक इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन है। ठीक है, मतलब कि प्लांट में अगर ज्यादा ग्रोथ हो रही होंगी तो एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ लिखा हुआ है। एंड देन लीफ विल्टिंग की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कोई भी प्लांट में पानी नहीं डाला, हमने अगर कोई भी प्लांट में पानी नहीं डाला है 3-4 दिनों से, तो वो प्लांट में क्या होगा? धूप भी बाहर बहुत ज्यादा तेज है तो वो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज्यादा होंगी, जिससे कि वो जो प्लांट है वो मुरझाने लग जाएगा। तो जो मुरझा हुआ प्लांट रहता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लीफ विल्टिंग, क्योंकि वहां पर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो ज्यादा होने लग गई है, इसलिए। देन उसके बाद में हमारे पास में आती है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक का मतलब क्या होता है? जो कि ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट लीड टू प्लांट ग्रोथ, मतलब कि प्लांट्स भी, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं बट वहां पर कोई भी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स कहेंगे। As a response to changes in the surrounding, plant hormones bring about various movements in the plants। मतलब कि प्लांट्स के सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस वगैरह होते हैं उसके हिसाब से जो प्लांट हार्मोन्स है वो उनका मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स में। Plants use electrochemical impulses for transfer of information from one place to another। and plants जो होते हैं वो electrochemical impulses का यूज करके जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर वाटर कंटेंट एंड देयरबाय
bring about the movement of plants. एंड कुछ प्लांट सेल्स ऐसी है जो कि उनका जो वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है, जिससे कि उनके शेप में चेंज होने लगता है। मतलब कि अगर प्लांट को हम लोग पानी देंगे तो वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो जो प्लांट सेल्स रहेंगी, मतलब कि जो लीव्स वगैरह रहेंगे, उनके शेप वगैरह थोड़े अच्छे रहेंगे, खिले खिले दिखेंगे। बट अगर हम लोग प्लांट को पानी देंगे ही नहीं तो उसमें वाटर कंटेंट जो है वो तो बहुत कम होने लग गया, मतलब कि डिक्रीज होने लग गया। तो इसलिए प्लांट सेल जो है वो थोड़े थोड़े ऐसे मुरझाए, थोड़े डल डल लगने लग जाएंगे। तो इसी वजह से जो प्लांट्स है वो मूवमेंट शो करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, एज अ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग प्लांट हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट। ये देखो फॉर एग्जाम्पल माइमोसा प्लांट, टच मी नॉट वाला जो है, ये सभी हमारे तो स्कूल में था ये प्लांट। तो हम लोग क्या करते थे, इसकी लीव्स को देखो, जैसे ये टच कर रहे हैं तो ये जो लीव्स है माइमोसा प्लांट के वो इनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लांट क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। बट यहाँ पर कोई भी एक प्लांट के पार्ट की ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसलिए ये ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। देन डू यू नो वाला एक और पार्ट है, लेट्स डिस्कस। इन द प्लांट कॉल्ड विनस फ्लाई ट्रैप देयर इज अ ट्रैप दैट अपीयर्स एंड स्मेल्स like flowers and deceives insect. When an insect visits that flower like trap, the trap closes up and the trap insect is digested by the plant. So देखो, ये एक फ्लावर है विनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पर ये जो इंसेक्ट आया है, यहाँ पर नेक्टर की वजह से यहाँ पर आया था, क्योंकि ये फ्लावर जो है ये बहुत अच्छा स्मेल वगैरह कर रहा था। तो इसे लगा, इंसेक्ट को लगाऊंगा कि यहाँ पर क्या है, नेक्टर वगैरह अच्छा है, तो चलो जाके ये करेंगे। तो जैसे ही वो यहाँ पर ये फ्लावर के पास में आया, तो ये फ्लावर विनस फ्लाई वाला जो प्लांट है, इसने क्या किया, ये इंसेक्ट को खा लिया और फिर ये इंसेक्ट जो ये डाइजेस्ट कर लिया। ये भी केमिकल्स के कारण ही हो रहा है, यहाँ पर ये जो भी प्लांट्स में केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट है उसके कारण ही ये फिर फर्दर डाइजेस्ट वगैरह हो जाता है। देन उसके बाद में द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम वाइल दैट ऑफ ट्यूबरोजम पॉलीएंथस ओपन्स एट नाइट। तो जो लोटस फ्लावर है वो हमारा दिन में, मतलब कि डे टाइम में ओपन होता है, एंड जो ट्यूबरोज दैट इज पॉलीएंथस फ्लावर होता है वो हमारा नाइट टाइम, मतलब कि रात में खिलता है। फाइब्रिल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट ड्रोसेरा बेंड्स इनवर्ड एज सून एज द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द लीव्स एंड सराउंड द इंसेक्ट फ्रॉम ऑल द साइड। ये देखो, जैसे ये हमारे पास में एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ड्रोसेरा, ठीक है। ये जितने भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा काटे काटे जैसा, ये क्या है, फाइब्रिल्स है ये प्लांट के, ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट अगर ये फाइब्रिल्स के ऊपर में आ जाएगा तो ये फाइब्रिल जो है ये धीरे धीरे मूव करने लग जाएगा। मतलब कि वो जो इंसेक्ट है ना, वो इंसेक्ट की तरफ में ऐसे धीरे 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 धीरे, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, पूरा फाइब्रिल जो है ये इंसेक्ट की तरफ बेंड हो रहा है। ये फाइब्रिल आया, इंसेक्ट था यहाँ पर, फाइब्रिल पे धीरे 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 पूरा इंसेक्ट की तरफ में ऐसे इनवर्ड मूव होने लग गया, एंड ये फिर इंसेक्ट को पूरा कवर कर लेता है। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, इन बाल्सम द राइपेंड फ्रूट डेहिसेस बर्स्ट ओपन एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड। तो बाल्सम में जो राइपेंड फ्रूट रहते हैं ना, वो डेहिसेस मतलब कि बर्स्ट आउट हो जाते हैं। बर्स्ट का मतलब क्या है, फूट जाना, फूटते हैं, जिससे कि वो फूटने के बाद क्या होता है, उनके अंदर में जितनी भी सीड्स होती है वो इधर उधर डिस्पर्स होने लग जाती है। डिस्पर्स का मतलब फैलना। ये देखो, ये जैसे कोई डिस्पर्स्ड आउट हो गई राइट टाइम, और ये जो सीड्स है वो इधर उधर पूरे डिस्पर्स हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आज हम लोग ने पूरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट डिस्कस कर लिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन इस लेक्चर में भी कवर की हुई है, तो लेक्चर पूरा देखने के बाद प्लीज गो एंड रीड द टेक्स्ट बुक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन ही पूछना है, देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। Thank you.